तो स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के द्वारा जो नई वैकेंसी आई है और उसका नाम है प्रयोगशाला सहायक। तो उसी वैकेंसी का विज्ञापन को मैं इसमें प्रमुख बातों को आप लोगों को उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, तो इसके द्वारा जो नई वैकेंसी का विज्ञापन जो जारी किया गया है दोस्तों, है ना, उसका नाम है ये प्रयोगशाला सहायक। ठीक है, तो इसी के पदों पर नियुक्ति के लिए दोस्तों विज्ञापन को निकाला गया। ठीक है, देखिए इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है दोस्तों वो स्टार्ट हुआ है 15/5/2025 से। ठीक है, 15/5/2025 से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ है और इसका अंतिम डेट है 14/6/2025। ठीक है, यानी कि 14 जून 2025 तक जो है इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, विज्ञापन संख्या 4/2025 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत शोध संवर्ग के प्रयोगशाला सहायक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी जारी हुआ है तो किस विभाग के अंतर्गत, तो देखिए ये जो जारी हुआ है दोस्तों ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। ठीक है, ये इसके द्वारा जारी हुआ दोस्तों, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के द्वारा जो है ये वैकेंसी जारी किया गया। ठीक है, तो इसी में जो है दोस्तों ये प्रयोगशाला सहायक के पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों, ये पद नाम हो गया प्रयोगशाला सहायक। इसमें जो दोस्तों वेतनमान है वो लेवल 4 का है, यानी कि एक अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलेगी। इसमें योग्यता जो है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता वो आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 विज्ञान से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि इंटर जो है आपको विज्ञान से होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए इसमें कुल वैकेंसी दोस्तों 143 है। ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज है। देखिए इसमें जनरल के लिए टोटल 56 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 20 सीट जो है आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए कुल 22 है, महिलाओं के लिए 8 आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। ठीक है, महिलाओं के लिए इसमें 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है, इसमें महिलाओं के लिए 9 सीट आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 18 सीट है कुल,
इसमें महिलाओं के लिए 6 सीट आरक्षित है। ठीक है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो है दोस्तों 5 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस में 14 सीट कुल है। ठीक है। 5 सीट महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए जो है 3 सीट आरक्षित किया गया है। ठीक है। यानी टोटल 143 सीट है वैकेंसी, जिसमें 48 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उम्र सीमा हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, तो उम्र सीमा जो है दोस्तों 1 अगस्त 2024 ये बाउंड्री लाइन है। ठीक है। यानी 1 अगस्त 2024 के आधार पर आपकी उम्र सीमा का गणना किया जाएगा। ठीक है। इसी के आधार पर यानी 1/8/2024 के आधार पर उम्र सीमा का गणना होगा दोस्तों। ठीक है। जिसमें न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए सभी कोटि के लिए। ठीक है। देखिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है। देखिए दोस्तों, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है अधिकतम। ठीक है। अधिकतम में वही दोस्तों 1 अगस्त 2024 जो डेट है उसके आधार पर गणना होगा। देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अधिकतम 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष अधिकतम। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अधिकतम 42 वर्ष है। ठीक है। यानी 37 में 5 वर्ष का छूट मिलता है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी को जो है दोस्तों उसमें 10 वर्ष की छूट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका जो मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होगा तो उसमें जो भी जन्म तिथि होगी उसी के आधार पर आपकी जो है आयु की गणना की जाएगी। ठीक है। चलिए बाकी ये सब है। पूरे डिटेल में जानकारी के लिए आप विज्ञापन को जो है सो पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो परीक्षा होगी तो वो आपका वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि अगर वैकेंसी में 40,000 से ज़्यादा अगर आवेदन आते हैं तो एक से ज़्यादा चरणों में परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों। जो मुख्य परीक्षा होगा उसका अलग से विज्ञापन निकलेगा। देखिए इसमें दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या जो पीटी में जो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्नों का संख्या होगा दोस्तों वो 150 होगा। ठीक है। 150 होगा। इसमें एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और एक गलत आंसर दीजिएगा तो 1 नंबर का आपको कटौती होगा यानी कि निगेटिव मार्किंग। ठीक है। और इसमें आपको 2 घंटा का समय मिलेगा 150 प्रश्न को बनाने के लिए। प्रश्न का माध्यम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। ठीक है। अगर प्रश्न में कोई भी डाउट होता है तो आप इसमें अंग्रेजी वाला वर्जन ही मान्य होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका सिलेबस देख लीजिए। देखिए 150 प्रश्न में आपको सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी का जो प्रश्न रहेगा दोस्तों वो आपको 35 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। 35 प्रश्न। और दोस्तों चूंकि आप जानते हैं इस वैकेंसी में इंटर के साइंस फैकल्टी वाले ही जो है अप्लाई कर सकते हैं यानी साइंस वाले हैं, इसीलिए साइंस से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। 75 प्रश्न दोस्तों साइंस से पूछे जाएंगे। ठीक है। 75 प्रश्न। ठीक है। इसके बाद आपको ये मैथ और रीजनिंग से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों।
यानी कहने का मतलब है 35 प्रश्न आपका जनरल स्टडी, 75 प्रश्न साइंस से और 40 प्रश्न दोस्तों मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, डिटेल में ये सिलेबस है। जीके में दोस्तों वही पूछा जाता है जो भी जो भी जीके होता है ना, जो नॉर्मल रूप से आप लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, जो जीके में प्रश्न वही सब रहता है ना। ये इस डिटेल में पढ़ सकते हैं आप लोग। समसामयिक यानी करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स में यही है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सबसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, तो इसमें पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक है दोस्तों, यानी बिहार से रिलेटेड भी मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, विज्ञान से दोस्तों जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका 10+2 में का जो भी पाठ्यक्रम है तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपका इंटर में जो भी पढ़े हैं उससे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, ये रीजनिंग और मैथ का। ठीक है, तो मात्रात्मक योग्यता में यही है, जो मैथ का नॉर्मल प्रॉब्लम है वो सब इसमें रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपका इसमें एडवांस मैथ से प्रश्न जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, और ये रीजनिंग में जो नॉर्मल रहता है तो वो सब रीजनिंग इसमें पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर जो मेरिट बनेगा तो मेरिट में अगर समान नंबर किसी का आ जाता है तो क्या होगा। देखिए, मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होने की स्थिति में उम्मीदवार के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान दिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर किसी का जो है टोटल 400 नंबर के आप 400 नहीं दोस्तों, टोटल 600 है ना। अगर 600 टोटल नंबर का एग्ज़ाम होता है मान के चलिए, और इसमें जो है अगर अगर जैसे मान के चलिए कि कट ऑफ जो है अगर 250 पे जाता है तो 250 अगर आपका भी नंबर है और 250 अगर किसी दूसरा का भी नंबर है और अगर सीट वहाँ पे एक बचा हुआ है तो इसमें दोनों का उम्र देखा जाएगा। जिसका उम्र ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको उसमें जो है सो वेटेज मिलेगा। ठीक है, उसको पहले होगा। अगर दोनों का उम्र भी समान हो जाता है तो अल्फ़ाबेटिकल नाम के हिसाब से जो पहले आएगा उसका पहले हो जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए इसका नाम जो है ए से है, ठीक है, यानी अमोद नाम है, और इसका नाम जो है सो मान के चलिए कि इसका नाम कुछ भी है, जैसे श्लोक है। ठीक है, इसका एस से है तो पहले ये ए वाला का हो जाएगा। तो ये सब नियम है इसका। अब देखिए दोस्तों, मिनिमम ये क्वालिफाइंग मार्क्स कितना इसमें लाना होगा। तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो है दोस्तों 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे अगर 600 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिनिमम उसको इसका 40% लाना, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 240 नंबर। ठीक है, तो 240 नंबर दोस्तों इसका जो है कम से कम इतना नंबर इसको लाना है, तब ये क्वालिफाई एग्ज़ाम कर पाएगा। ठीक है, इससे कम लाने पर ये प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ठीक है,
पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना होगा कम से कम, ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% लाना होगा और महिला वर्ग को 32% लाना होगा। दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% कम से कम अंक लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। परीक्षा शुल्क दोस्तों देख लीजिए, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष को 540 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये लगेंगे। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान उनको 135 रुपये लगेंगे। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए उनको 135 रुपये लगेंगे और बिहार राज्य के बाहर के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए चाहे पुरुष हो या महिला हो उनको जनरल के समान 540 रुपये लगेंगे। ठीक है दोस्तों। आरक्षण का लाभ दोस्तों सिर्फ बिहार के निवासी को ही मिलेगा, ठीक है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो है आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये जो है बिहार का होना अनिवार्य है। अस्थायी निवास, महिला का है कि दोस्तों पति के नाम से निवास प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके पिता के, मतलब उनके पिता का जो एड्रेस है वही एड्रेस से महिला का जो है निवास प्रमाण पत्र इसमें बनेगा, ठीक है। डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। जो भी विकलांग दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो अगर अस्थाई है वो तो रिन्यूअल होना चाहिए, ठीक है, तभी मान्य होगा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने का तिथि ये है 15/5/2025 और ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि दोस्तों ये 16/6/2025 है, ठीक है। कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, देखिए। तो मैट्रिक का आपको अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र ये दोनों लगेंगे। आगे इंटरमीडिएट यानी 10+2 विज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र ये दोनों चाहिए। अस्थाई निवास या आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, जिसमें महिला का जो है वो उनके पिता के एड्रेस से होना चाहिए। आगे जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र यानी कि EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती या नतनी का प्रमाण पत्र होना चाहिए और दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि कर उक्त सभी प्रमाण पत्र या अंक पत्र विहित कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करना है, ठीक है। कोई भी प्रमाण पत्र या अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर जो है अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी ये सब वही दोस्तों कि जो भी होगा अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि सब जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो होगा उसी के आधार पर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा
जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के द्वारा जो नई वैकेंसी की विज्ञापन जारी हुई है और वो पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक। ठीक है, तो उस पद के लिए जो नई विज्ञापन जारी हुई है तो उसी विज्ञापन को मैंने उसमें जो भी प्रमुख बातें थी तो उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।